हमने कहा जी महिला सम्मान योजना बीजेपी भी हम भी करेंगे और एक नहीं सारी चीजों को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। पर मेरा तो ये मानना है हमेशा कार्बन कॉपी फर्स्ट कॉपी से कभी अच्छी नहीं होती। मैं तो आपके चैनल पे चैलेंज करता हूँ, अगर बीजेपी ने कॉपी करनी है ना, एक योजना को कॉपी करके दिखा दो। उसका नाम है संजीवनी योजना। महिला सम्मान योजना के ऊपर बीजेपी को पूर्ण विश्वास है कि 100% करेंगे, तो इसलिए तकलीफ हो रही है उनको। दिल्ली के अंदर 17,000 हॉस्पिटल बेड्स बन रहे हैं, उन सबको कंप्लीट करेंगे। शानदार हॉस्पिटल बना रहे हैं हम लोग। बीजेपी वाले तो बहुत कूद रहे हैं ना, जीत जाएंगे ना, जीत के उनका मुख्यमंत्री कहाँ रहेगा? लिख देना वो कि हम नहीं रहेंगे वहाँ पे। प्रधानमंत्री जी का निवास 2700 करोड़ रुपए लगे उसमें। कोई और बोल लेता, खुद नहीं बोलना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार है तो वो दिल्ली सरकार के एलजी है भाई साहब, बीजेपी के एलजी नहीं है। वो बीजेपी के एलजी बन के करते हैं बैटिंग। बीजेपी के क्या कहने हैं? हम तो सिर्फ राजनीति से इलेक्शन जीत सकते हैं। आप राजनीति करते रहिए, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, हम काम करते रहेंगे, हम काम में एक्सपर्ट हैं। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कहने के लिए तो चुनाव महज 70 विधानसभा सीटों का है, लेकिन इस चुनाव पर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि चुनाव दिल्ली का है, चुनाव देश की राजधानी का है और चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो आज के दिल्ली के नेताजी के खास एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। तारीख तो आ गई सर, कैसी है तैयारियां, अब बताइए आप लोगों को। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, ऑलवेज इन फाइटिंग मोड। अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन जेल से निकले थे, उसने कहा था कल इलेक्शन करा लीजिएगा, और हम तैयार थे बिल्कुल। बस हमें तो एक ही थोड़ा डर लग रहा था कि ये डिले ना कर दें। तो टाइम से हो रहे हैं, इस बात की हमें बहुत ही खुशी है। हम वी आर वेरी हैप्पी कि टाइम से इलेक्शन हो रहे हैं। आप लोग तो अक्टूबर नवंबर से ही चुनावी मोड में आ गए थे और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से करीब एक महीने पहले आपने सारे 70 के 70 प्रत्याशी घोषित कर दिए, अपनी सारी योजनाएं बता दी। कोई एक समेकित घोषणा पत्र भले ही नहीं आया, लेकिन आपने लगभग अलग अलग दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए आपने बता दिया कि आप दिल्ली के लिए करने वाले क्या हैं। और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की बारी है आपकी योजनाओं का फॉलोअप करके, और ये लोग अपनी घोषणाएं तैयार कर रहे हैं। जैसे प्यारी दीदी, देखो, मैं आपने 2100 कहा, उन्होंने 2500 कहा। देखो ऐसा है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। अभी सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपने दिया, इलेक्शन तो दिल्ली का है, सिर्फ 70 सीटों का है, निगाह पूरे देश की और दुनिया की है, क्योंकि दिल्ली कुछ ऐसा कर रही है कि जिसको देखना जरूरी है। हम देश की राजनीति में एक अकेली पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ काम और काम और काम की बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। इसके अलावा हमारे पास तो कुछ है नहीं बताने के लिए। हमारे पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि इतना पुरानी हमारी पार्टी है जी, या हमारे पास इतने बड़े बड़े लीडर थे जी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, काम है। हम तो इस देश के आम आदमी हैं, तो आम आदमी पॉलिटिक्स में आया ही था काम करने के लिए, बाकियों को काम नहीं करना। पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, हम इनको खींच खांच के काम पे ला रहे हैं। अभी तक ये तरह तरह की बातें करते थे, इस बार ये कह रहे हैं यार ये क्या चक्कर हो गया। इनको मजबूर किया गया कि जिन चीज़ों की ये बुराइयां कर रहे हैं, डे वन से चिल्लाना चालू। अभी आपने बताया, हमने कहा जी महिला सम्मान योजना, तो बीजेपी डे वन से इसकी बुराई कर रही थी। अभी बीजेपी ने घोषणा नहीं किया, 4 दिन बाद देखना। जैसे कांग्रेस ने कुछ ही नाम से नए नाम जो भी रखे हैं, बीजेपी भी हम भी करेंगे और एक नहीं सारी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। पर मेरा तो ये मानना है हमेशा, कार्बन कॉपी फर्स्ट कॉपी से कभी अच्छी नहीं होती। ओरिजिनल जो होता है ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होती है। दूसरी बात एक और, मैं तो आपके चैनल पे चैलेंज करता हूँ, अगर बीजेपी ने कॉपी करनी है ना, एक योजना को कॉपी करके दिखा दें। उसका नाम है संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के अंदर हमने कहा है कि 60 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का, बुजुर्गों का, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में पूरा इलाज, कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख का भी इलाज होगा, 1 करोड़ का भी इलाज होगा, हम करवाएंगे। उसको कॉपी करके दिखाएं, झूठ मूठ ही बोलते चलो। हम ये कह रहे हैं, आपके चैनल के ऊपर मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ बीजेपी को कि बाकी भी तो झूठ मूठ बोल रहे हो ना, ये भी एक झूठ मूठ बोल के दिखा दो। लेकिन इसको क्यों नहीं बोलेंगे, ये कारण बताता हूँ मैं आपको। भाई साहब, बाकी तो चलो बोल दिया, 15 लाख बोले थे, कौन सा देने थे, कुछ भी बोल देंगे, करना तो कुछ है नहीं। पर हाँ, इनकी एक योजना चल रही है आयुष्मान भारत। लोग कहेंगे भाई पूरे देश में चल रही है, तो तुम दिल्ली में कह रहे हो तो एक नोटिफिकेशन कर दो। वो तो 60 साल आपने लागू ही नहीं करने दी। अरे आयुष्मान भारत पूरे देश में तो कर लो आप।
हम तो पूरे देश के लिए चैलेंज कर रहे हैं आपको कि 60 साल से ऊपर के लिए अनलिमिटेड हो जाएगा। और कितना अच्छा आइडिया दिया हमने आपको, मार लो कॉपी। अरे कॉपी करने वाली जो चीज़ है वो तो करते नहीं, बाकी जो करना नहीं है हम भी करेंगे जी, हम भी करेंगे जी, हम भी करेंगे जी। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो कर सकते हो वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना हम भी करेंगे जी। सर दूसरी बात, बीजेपी इस बारी हमारे ट्रैप में आ गई है। मान लिया आपने इस बात को? बिल्कुल हमारे ट्रैप में आ गई है, साफ मानते हैं हम तो। काम के ऊपर ले आए उनको, जिनके अंदर काम के करने की उनको आदत ही नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, करा कुछ है नहीं कभी भी। इस बारी वो क्लियर कट हमारे ट्रैप में आ गए। वो भी कहते काम की बात करनी पड़ रही है उनको। अब आज दिल्ली में होर्डिंग देख के आओ आप, अब होर्डिंग बदलने चालू कर दी उन्होंने। गालियों वाले होर्डिंग हटा के कहते हैं नहीं 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 हम भी ये करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे। अब आपने इतनी सारी बातें तो कह दी कि आप करेंगे और वो कर नहीं रहे हैं। आपके एक पुराने मित्र हैं, आपकी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, नाम जानते होंगे बेहतर, कपिल मिश्रा। उनसे पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं आज की तारीख में भी अरविंद केजरीवाल के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने को तैयार हूं, बशर्ते वो एक काम कर दें, और वो भी काम आपकी योजनाओं पे ही था। उन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने महिला सम्मान योजना की राशि 2100 रुपये की घोषणा की है कि अभी 1000 हुई है 2100, ये मुझे 2 महीने अभी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था तब की बात है, कि वो महिलाओं के खाते में 1000 रुपये ही डाल दें, इस योजना को शुरू कर दें, मैं कपिल मिश्रा वोट मांगने लगूंगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो महिला सम्मान योजना के ऊपर बीजेपी को इतनी तकलीफ हो रही है, उसका कारण पता है आपको क्या है? बीजेपी कहते हैं हम 15 लाख देंगे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हमें पता उन्होंने करना ही नहीं, क्या तकलीफ होनी। बीजेपी को पूर्ण विश्वास है कि 100% करेंगे, तो इसलिए तकलीफ हो रही है उनको। अगर उनको ये लगता है कि हम नहीं करेंगे, फिर किस बात का, फिर काहे की चिंता कर रहे हो भाई तुम? वो तो कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार है, आप दे अरे दिए सर होते। जी, दिल्ली में हमारे पास एक्सेस बजट है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी 25,000 करोड़ का बजट था, 80,000 करोड़ पहुंच गया। कोई लोन नहीं लेते हम, कोई नया टैक्स नहीं लगाया दिल्ली में। दिल्ली में हमारे पास पैसा है ना, और दिल्ली में हमारे कई साल हो गए सरकार चलाते। हमने डे 1 तो नहीं करी, हम 10 साल के बाद इस योजना को लेके आए। सर जी हम 10 साल के बाद हम इस कंफर्टेबल है ना, तभी तो लाए हैं। हम इसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और दूसरा देखो, ये तो सर्टिफिकेट दिया इन्होंने हमारे को, बीजेपी वालों ने, कि जी अरविंद केजरीवाल इस योजना को अवश्य लागू करेंगे, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अगर उनको जरा भी शौक होता तो इग्नोर कर देते। अब वो पैसे बांट रहे हैं। आज तक आपने सुना कि ओपनली पैसे बांटते हो? ये सब है कि ये लोग, ये पार्टियां इलेक्शन में पैसे बांटती हैं, सबको बांटती, सबको पता है। वोट खरीदते हैं, पैसे देते हैं। अब तो चौड़े में बांट रहे हैं। तो कह रहे हैं क्यों बांट रहे हैं? जरूरत क्या पड़ गई? कि हम एनजीओ के जरिए बांट रहे हैं, आदर्श आचार संहिता नहीं लगी हुई कोई है। बात नहीं, बांट तो रहे हैं ना। हाँ बांट तो रही है, तो सबके सामने है, बांट रहे हैं ना, भीड़ लगी हुई है। तो जरूरत तो नहीं थी यार। अगर तुम इस देश की जनता को तुम इतना मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे, जनता ऐसे नहीं बनेगी। जनता को सब समझ में आता है, एक बारी के 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये देने से ना कोई घर नहीं चलता। कितना दे देंगे? 10,000, 20,000, 5,000, 25,000, वन टाइम है ना, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 5 साल कैसे चलेगा? सर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अब छोटे से किसी भी मिडिल क्लास घर का एक बजट देख लीजिएगा आप। सर बिजली फ्री है, पानी फ्री है, दवाई का खर्चा, दिल्ली देश के अंदर अकेली सरकार है जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक से लेकर बड़े से बड़े अस्पताल में कोई खर्चा नहीं लेते। सब दवाइयाँ, सब ऑपरेशन, सब कुछ फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। दवाई का खर्चा 0 है। सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया। अब लोग अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ा रहे हैं। 3 लाख बच्चे प्राइवेट से नाम कटवा के सरकारी में आ गए। तो पढ़ाई का खर्चा है 0। महिलाओं के लिए बस यात्रा का 0 खर्चा है। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। सर जी कितना बनता है? अब 2100 रुपये महीना सम्मान राशि देने जा रहे हैं बुजुर्गों का। सबसे बड़ी चीज़ मैं कहता हूँ, हमने जितने आज तक जितने भी काम किए हैं, मैं कहता हूँ सब काम उसके सामने छोटे हैं। सबसे बड़ा काम जो हम करने जा रहे हैं, अपने सभी बुजुर्गों का अनलिमिटेड इलाज संजीवनी योजना में हम कराने जा रहे हैं। और हमारी पार्टी का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल, सबके लिए होनी ही चाहिए। तब जब तक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर हम देश के सभी लोगों को मुफ्त नहीं देंगे, ये देश तरक्की कर नहीं सकता है। हम इस देश को डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं। दिल्ली हमारे पास है, पंजाब हमारे पास है, वहाँ पे हम कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब जगह। दूसरी बात, और हम ये नहीं कह रहे पूरा देश पे हमें आना ही आना है, कब्जा करना ही करना है। अरे भाई साहब, हमने दिखा दिया करके, तुम कर लो ना, तुम इसको कॉपी मारो ना, खत्म हुई, हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी।
हमने तो एक सैंपल क्रिएट कर दिया, मारो कॉपी। सैंपल तो बहुत सारे क्रिएट हुए हैं। जैसे अभी आपने होर्डिंग की बात की, चलिए पहले होर्डिंग की बात करते हैं। आपने कहा कि होर्डिंग बदल दी। मैं अभी रास्ते में जब आ रहा था अपने ऑफिस से, तो मुझे 2 होर्डिंग्स प्रोमिनेंटली दिखी, और दोनों होर्डिंग्स में एक होर्डिंग बहुत जरूरी है। एक होर्डिंग थी जिस पे लिखा हुआ था साबरमती साफ करके दिखाया, अब यमुना साफ करेंगे। और दूसरी होर्डिंग इसी सम्मान राशि योजना से जुड़ी थी। पंजाब 0, दिल्ली 0, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, उड़ीसा में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं। लाइन से लगी हुई पूरी योजनाओं की लिस्ट थी। अब थोड़ा समय देंगे? बिल्कुल सर, दोनों के बारे में बताऊँ आपको। पहली सम्मान योजना, हम्म, दिल्ली में हमने 21 रुपए की घोषणा की है। बीजेपी को होर्डिंग लगाने की जरूरत पड़ गई, होर्डिंग लगाने पड़ गए ना, इसका मतलब वो मान रहे हैं हम दे रहे हैं, और दिल्ली की जनता भी मान रही है, दे रहे हैं। बीजेपी भी मान रही है, दिल्ली की जनता भी मान रही है, मैं भी मान रहा हूं, आप भी मान रहे हैं, शक किसी को नहीं है। तो ये बात तो खत्म है, इसमें किसी को शक नहीं है। सारी महिलाओं से पूछ लीजिएगा, इवन आप पुरुषों से पूछ लीजिएगा, ये तो सबको पता है केजरीवाल ने जो कहा है वो करा है। जिस टाइम हमने कहा था दिल्ली में हम पानी मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, क्या कहते थे, पैसा कहाँ से लाओगे? करा ना हमने, करके उस दिखाया। समय तो रेवड़ी कही गई थी आप लोगों ने। आज भी कहते हैं रेवड़ी रेवड़ी, अब तो खैर ये बड़ा बोलना बंद अब कर बंद कर दिया, खुद ही देना पड़ रहा है उन लोगों को। नहीं, क्या हुआ कि इन्होंने रेवड़ी बोलना चालू किया, हमने कैच कर लिया। हमने कहा जी हाँ जी रेवड़ी मान लो इसको, अगर मुफ्त शिक्षा देना रेवड़ी है तो हम जरूर देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देना रेवड़ी है तो हमारा फर्ज है, हम ये करने ही आए थे, हम जरूर करेंगे। अब रही यमुना नदी की बात, इसको सेंट्रल स्टेज पे तो लेके आए। गंगा के बोर्ड तो नहीं देखे होंगे आपने कभी, 50 साल से लगे हुए, 40 साल से लगे हुए हैं। गंगा किनारे का आदमी हो सर, कभी साफ नहीं हुई। 50,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं, हुई तो नहीं साफ ना। सर। यमुना नदी को आपको साफ करके दिखाएंगे, यमुना नदी को साफ कैसे होती है। आपने मुझे मौका दिया है, आपके चैनल के थ्रू मैं बता देता हूँ यमुना नदी गंदी क्यों है और साफ कैसे होगी। यमुना के अंदर पानी आता है पीछे से, हिमाचल से होते हुए आता है। वजीराबाद के ऊपर एक बैराज है, वहाँ पे रोक लिया जाता है। थोड़ा नहीं रोकते, सारा रोक लेते हैं। 100% पानी रुक जाता है। यमुना नदी एक तरह से वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, सारा पानी रोक लेते हैं। उस पानी को ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। अब यमुना नदी में पानी कहाँ से आया? यमुना नदी के अंदर जो भी पानी है वो हमारे घरों से जो सीवर जा रहा है वो सीवर का पानी है। हमारे घरों से जो सीवर का पानी जाता है वही यमुना नदी के अंदर जाता है। तो इसका इलाज क्या साफ करने का? अरे खाली वहाँ पे ग्रीनरी लगा के या स्टेप्स बना के सुंदरता करके वो साफ नहीं हो जाएगा पानी। पानी तो साफ होगा नहीं उससे। सीवर का पानी है भाई साहब, एक होर्डिंग लगाने से साफ नहीं हो जाएगा। उसका क्या करना होगा? वो सीवर का पानी आया कहाँ से? मेरे घर में आप बैठे हैं, डेवलप्ड एरिया है, यहाँ से सीवर का पानी जो होता है, घरों से होते हुए सीवर का पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहाँ से साफ होने के बाद वो यमुना में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु दिल्ली के अंदर 1747 कॉलोनीज ऐसी थी जिसके अंदर सीवर लाइन ही नहीं थी। सीवर लाइन थी ही नहीं तो सारा पानी नाले से होता है यमुना में ट्रीट होगा। अगर 50% ट्रीटेड और 50% अनट्रीटेड पानी है तो सारा ही गंदा है भाई। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यमुना साफ कर दी है, पर मैं आपसे जरूर कह रहा हूँ कि यमुना साफ करने के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं और इसको करके दिखाएंगे। जितनी भी 1747 कॉलोनीज थी जिनमें 70 साल में सीवर लाइन नहीं डली थी, सबके अंदर सीवर लाइन डाल दी है। सबसे बड़ा काम तो हमने कर दिया है, दैट इज ऑलरेडी डन। उसके अंदर काम नहीं छूटा। सेकंड पार्ट, अब उसको एसटीपीज में ले जाके ट्रीट करना है। दिल्ली के अंदर टोटल कैपेसिटी ऑफ एसटीपीज इज 600 mgd, 600 mgd वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। उसको डबल किया जा रहा है 1200 mgd, और जो सीवर लाइन से पानी को नेक्स्ट फेज के अंदर उसमें डाल के क्लीन करके यमुना को पूर्णतः साफ करके दिखाया जाएगा। थोड़ा डिले हुआ है, हम मानते हैं, हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, केजरीवाल जी ने भी माना है कि हाँ थोड़ा रह गया है, थोड़ा कारण भी था, वो भी बता देता हूँ। पर मैं इसको एक्सक्यूज की तरह नहीं ले रहा हूँ, है तो लेट हुआ तो हुआ है ना। क्योंकि आप जैसे उसको एक्सक्यूज की तरह लेके फिर वो कहता है कि फिर आके क्या करोगे। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। कारण भी बताया तो जनता समझ लेगी ना। हाँ हाँ, फैसला तो उन्हीं को अरे करना सर जी 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गए, कोरोना था, लोग घरों से नहीं निकल पाए। उसके बाद मेरा ही 2.5 साल का लॉकडाउन कर दिया इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। अरे भाई साहब तुमने कर लिया ना सब कुछ, उसके बाद भी यमुना साफ हो रही है, तुम्हें पता है, बीजेपी को भी अच्छी तरह से पता है साफ होने वाली है। आपसे कह रहे हैं कि 4.5 साल इन्होंने कोशिश की ना, मैं 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 2.5 साल जेल में डाला, सब कुछ किया, काम चल रहा है। मैक्सिमम 2 साल लगेंगे, यमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर हमने सीवर लाइन 1747 कॉलोनी में डाल दी है और एसटीपी को एक्सपेंड करने का काम चल रहा है तो 2 साल में खत्म हो जाएगा, जैसे खत्म हो साफ। अगर मैं सर आपसे एक लाइन में पूछूं
कि इस बार अगर 5 साल की सत्ता आम आदमी पार्टी को फिर से मिलती है तो सबसे बड़ा वो कौन सा काम है जो आपको करना बाकी रह गया और इस 5 साल में आप करके दिखाएंगे? एक तो नहीं कह सकता, मैं 4-5 बता सकता हूँ। 4-5 बता दीजिए जो बड़े पहला काम हैं। बता देता हूँ। पहला, यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे। जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी है ना, 24/7 24 घंटे दिल्ली में बिजली दिखाएंगे, उनमें पानी ला के दिखाएंगे आपको। आपको आश्चर्य भी होगा कि यार 24 घंटे पानी कहाँ से ला होगा। अगर क्वेश्चन पूछोगे तो उसके मेरे 5-7 मिनट लगेंगे, उसका भी आंसर दे दूंगा अभी। तीसरा, दिल्ली के अंदर हेल्थ सर्विसेज, जैसे मोहल्ला क्लिनिक 550 हम खोल चुके हैं, इसको 1000 के करीब हमारे को करना है, वो भी करेंगे। 1700 बेड, 17,000 दिल्ली के अंदर 17,000 हॉस्पिटल बेड्स बन रहे हैं, उन सबको कंप्लीट करेंगे। शानदार हॉस्पिटल बना रहे हैं हम लोग। आपको दिखाएंगे प्राइवेट से अच्छे हॉस्पिटल्स कैसे सरकारी तंत्र में बनते हैं, वो हम स्टार्ट करके दिखाएंगे। एजुकेशन के अंदर हमने बेसिक सब कुछ अच्छा कर दिया है, अब आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन नहीं, बहुत सारे वेट कर रहे हैं अपने बच्चों को ट्रांसफर कराएं प्राइवेट से। कहते हैं इस बार देख लें, इस बार केजरीवाल की सरकार आ गई तो पक्का करा लेंगे। आपको दिखाएंगे कि कई लाख बच्चे प्राइवेट को छोड़ के सरकारी में आएंगे, वो हमें करके दिखाना है। हायर एजुकेशन के अंदर और हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये 4-5 काम है, इन पे हम काम करेंगे। महिला सम्मान हम कह रहे हैं, एक काम और है हेल्थ फॉर ऑल, हम उस डायरेक्शन में काम करेंगे जिस डायरेक्शन में हमने सीनियर सिटीजन के लिए 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए कहा है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको तुरंत कर देंगे, पर उस डायरेक्शन में हमारी दृष्टि रहेगी। सबका इलाज, छोटे से बच्चे से लेकर ऊपर तक पूरा इलाज कराने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, उस पर काम करेंगे। चलिए, ये तो रही मुद्दों की बात। अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं सर। ये सारे मुद्दे दिल्ली से जुड़े हुए थे। राजनीतिक सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इस वजह से दिया था कि जो जमानत की शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ वो मुख्यमंत्री का ऑफिस नहीं संभाल सकते। तो वो शर्तें तो फरवरी में भी लागू रहेंगी जब वो जीत जाएंगे, तो फिर वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा है, पहले वो कहते थे इस्तीफा दो, मांगते थे ना, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा इस्तीफा देंगे, दे भी देंगे। सर जी, वो उन्होंने क्या किया था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, इस्तीफा दे देंगे, सरकार गिर जाएगी। जेल में तो इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, पर जब बाहर आए उनको कुर्सी का लालच नहीं था, एक दिन नहीं लगाया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। अगर ऐसी कंडीशन होती तो जेल में रहते हुए कैसे मुख्यमंत्री रह लेते? जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने किसी कंडीशन की वजह से रिजाइन नहीं किया, उन्होंने इस वजह से रिजाइन किया है कि वो जनता के सामने वापस जा रहे हैं। उन्होंने जनता को कहा है कि आप देख लीजिएगा, बीजेपी मुझे भ्रष्टाचारी कहती है, बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, जनता फैसला करेगी और जनता के पास मैंडेट मांगने के लिए आए, जनता चुनेगी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जब तक वो जेल में थे तो उनमें कोई शर्त नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी। जब वो बाहर आए तो बाहर कुछ कंडीशंस के साथ आए हैं और वही कंडीशंस उन्हें फरवरी में भी दोबारा ऐसी मुख्यमंत्री बनने से ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने से, रहने से रोक सके। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं जिसमें कहा गया हो कि वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, कोई ऐसा आदेश नहीं है। ये तो बीजेपी का गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, कहते यार वो रिजाइन कर दिया, अब अरविंद केजरीवाल तो पक्का चुन ही जाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं नहीं नहीं नहीं, अरविंद के किसने कहा है आपको? अब मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। एक कागज, एक लाइन दिखा दो, कहीं भी तो नहीं है। उनकी तो आदत है कुछ भी कह दे, जैसे कि मुझे इसने ये कह दिया, उसने वो कह, अरे यार कहा हो तो बताओ ना क्या कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। देखो ये इलेक्शन जो हम लड़ रहे हैं, दिल्ली का इलेक्शन अरविंद केजरीवाल जी के नाम से लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई आप मुझे वोट देंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सत्यन जी, चूंकि आप आम आदमी पार्टी से शुरू से जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के साथ आप लोगों का क्या बिगाड़ हो गया? कुछ दिनों पहले तक आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और कुछ जगहों पर आज भी आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे चंडीगढ़। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ छोटा सा ना, मुझे लगता है दिल्ली यूनिट के अंदर कुछ तो दिक्कत आ रही है कांग्रेस के अंदर। ऐसा लगता है कि फिर ना जैसे बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं आपके लिए, अच्छा आप बीजेपी के साथ मिल करके, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। मतलब दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है, तो 3% वोट या बीजेपी कह रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ है, हम अकेले हैं। वो तो दोनों ही कहते हैं, बीजेपी भी यही कहती है, कांग्रेस भी यही कहती है। परंतु सच्चाई आप देख लीजिएगा कि अभी तक जो भी लड़ाई हो रही है
आप एक एग्जांपल देखो, कांग्रेस ने कहीं भी बीजेपी की बुराई करी हो, इलेक्शन लड़ रहे हैं ना वो, बीजेपी की बुराई क्यों नहीं कर लड़ रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे। तो फिर आपने उनका क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने जब आम आदमी पार्टी ने सम्मान राशि स्टार्ट की, पुलिस में एफआईआर कराने चले गए उनके नेता। जब बीजेपी के नेता ने कैश बांटा तब तो नहीं गए एफआईआर कराने। भाई साहब, सम्मान राशि घोषित करना इसमें गलत क्या है? अरे केजरीवाल की गारंटी है भाई, वो अपनी गारंटी दे रहे हैं, उसमें क्या गलत था? उसकी एफआईआर कराने चले गए। और बीजेपी के नेता शरेआम कैश बांट रहे हैं वोट के लिए, उसकी एफआईआर कराने नहीं गए कांग्रेसी। तो लगता तो है, शक तो होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ, दर्शक भी समझना चाहते होंगे, आप लोग बेहतर पता बता सकते हैं दिक्कत कहाँ है, केंद्रीय नेतृत्व में कि दिल्ली स्टेट? नहीं, मुझे ऐसा लगा दिल्ली में ज्यादा है। ये राहुल गांधी की दिक्कत है या अजय माकन की दिक्कत है, तो संदीप दीक्षित की दिक्कत मैं है? नाम किसी की नहीं लूंगा, पर दिल्ली के अंदर दिक्कत लग रही है हमें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार आपसे, कांग्रेस पे जोर दे रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने साथ में मिलकर लड़ा है, बहुत सारी परिस्थितियां बताने वाले बताते हैं कि 240 पे बीजेपी सिमटी हुई है, हो सकता है कि भविष्य में कभी नीतीश कुमार का मन बदले, कभी चंद्रबाबू नायडू का मन बदले, कभी कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। उसमें तो आम आदमी पार्टी को गुंजाइश बना के रखनी चाहिए। देखो, मुझे पता क्या लग रहा है, अब ना आप दिल्ली से छोड़ के देश पे चले गए थोड़ी देर में। मैं सिर्फ मैं कांग्रेस की वजह से बस इस पे पूरे आया हूं। संसार पे चले जाएंगे। नहीं बिल्कुल मुझे नहीं। लगता है मैं बहुत छोटा नेता हूँ, अब दिल्ली तक सीमित रखें मुझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी पूरे देश की राजनीति में हम काम, तो इतनी छोटी सी पार्टी है, हमारे कितने एमपी हैं बताओ? 13 एमपी हैं, 10 साल जैसे मैं 3 लोकसभा में। आप हमसे देश की और पूरी राजनीति की बातें कर रहे हो, वो बड़े बड़े नेताओं से बात करो जिनमें बड़े बड़े सीटें हैं, बड़ा बड़ा पार्टी है। चलिए बड़े बड़े नेताओं को छोड़ते हैं, आपके मित्र की बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को अपने में शामिल कराया और आपके बहुत सारे नेता छोड़ करके चले गए, जैसे एक बड़ा नाम है कैलाश गहलोत का। क्या वजह रही है? आप आज भी उनको कहते हैं कि उन्होंने जो किया ठीक किया? मैंने कई आपके इंटरव्यूज देखे। नहीं, देखो, भले आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे आदमी है, अच्छे आदमी है, पर अगर इस तरह का दबाव डालेंगे, अगर बीजेपी ऐसा दबाव डालेगी भी चॉइस ही ना छोड़े किसी के पास, तो हर आदमी तो जेल जाना पसंद ना भी करे। ये जेल की यातना झेलना सबके लिए संभव ना हो। अगर उनको ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, देखो इसमें क्या होता है, मैं भी उनका एक बार इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं कई साल से सोच रहा था कि भी मेरे मन में विचार था कि मैं नीतियों से खुश नहीं था। भाई आप तो सरकार थे, सरकार के पार्ट थे, आपको 3-4 साल पहले छोड़ देना चाहिए था। 3-4 साल पहले उन्होंने अगर पार्टी छोड़ी होती और 3-4 साल के बाद वो देखते हैं कि भी मेरे को लगता है बीजेपी अच्छी है, तो उसमें जाते तो ठीक था। आज भी हमारी पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी को छोड़ा और कल बीजेपी में जा रहे हैं, शक तो होता है कि इसका दबाव तो था, बीजेपी ने कुछ तो कुछ किया ही होगा। और उस दबाव को, जो आप दबाव की राजनीति देख रहे हो, इस देश के कितने सारे लोग बीजेपी नामी वॉशिंग मशीन में चले गए, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो वॉशिंग मशीन में देखो मजबूरी में गए या अपने आप से गए, वो जनता फैसला कर लेगी, वो जनता फैसला करेगी। 2 सवाल और हैं मेरे, एक आपसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर सवाल ये है कि आपको 2 साल से ज़्यादा, करीब 900 दिन आप जेल में रहे। इस दौरान आपके सारे बैंक अकाउंट, खाते, सब कुछ चीज़ें फ्रीज कर दी गई। अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में पैसे की ज़रूरत होती है, और अब भी आपके अकाउंट फ्रीज हैं या खुल गए हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा है। अच्छा। जिसके अंदर मीडिया को भी पार्ट बना दिया गया बोल बोल के। मेरा आज तक कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। अच्छा। मेरे घर से 1 रुपया नहीं लेके गए, कोई चीज़ नहीं लेके गए कभी भी। सर्च में मौका है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिला, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था। अब तो इनके सरकारी वकील कहते हैं सत्येंद्र जैन ने तो ऑफिशियल पोजीशन में रहते हुए कुछ किया ही नहीं ऐसा। जब सैंक्शन की बात आई कोर्ट के अंदर कि भाई सैंक्शन क्यों नहीं ली, तो कहते हैं इन्होंने कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो मुझसे कोई पूछे भाई जेल क्यों किया था, कहते वो तो करना था मेरे को। तो ये बातें अब बेमानी सी लगती है, इन पे जाने का फायदा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब उसकी कमान संभाल ली है, मुख्यमंत्री आवास को लेकर के। जैसा कि आपने कहा कि 2020 से 2022 तक कोरोना था, उस दौरान लॉकडाउन था, सारी चीज़ें बंद थी। बीजेपी कह रही है कि इसी दौरान आपने उस आवास का रेनोवेशन कराया। सीएजी की एक रिपोर्ट टेबल नहीं होती है, लेकिन सामने आ जाती है, मीडिया में खबरें छपती हैं और उसमें बहुत सारी अनियमितताओं की बात होती है। इसके बावजूद जितने 33 करोड़ के आसपास की वो रिपोर्ट होती है और बीजेपी फिर वीरेंद्र सचदेवा दावा करते हैं कि ये तो 75-80 करोड़ रुपए का है। इस पे पूरी बात आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
पहली बात तो क्या है ना, बीजेपी को ना शोभा नहीं देती है बातें बोलते हुए, और वो मजबूर करते हैं कि हमें जिन बातों को नहीं बोलना था वो जनता तक लेके जाए। प्रधानमंत्री जी का निवास 2700 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, कोई और बोल लेता, उनको खुद नहीं बोलना चाहिए था। 8400 करोड़ का हवाई जहाज है, दुनिया का सबसे महंगा हवाई जहाज है जिसमें चलते हैं, खुद तो नहीं बोलना चाहिए था। नीचे बोलते रहते लोग, जो मर्जी बोलते रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि अपने लिए घर बना लिया। अपने लिए मुख्यमंत्री निवास है भाई, जिस दिन रिजाइन किया था अगले दिन तो छोड़ दिया उन्होंने। चलो मैं आपकी बात चलो आपकी बात को बड़ी करता हूँ, बीजेपी वाले तो बहुत कूद रहे हैं ना, जीते जाएंगे ना, जीत के उनका मुख्यमंत्री कहाँ रहेगा? वही फ्लैग नहीं, लिख देना वो कि हम नहीं रहेंगे वहाँ पे, या फिर वो सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो पहले से लगाई गई। कमाल कर रहे हो भाई साहब। जिस निवास के अंदर अरविंद केजरीवाल रहते थे, कोई रेनोवेशन नहीं की गई थी सर। वो 80 साल पुराना घर था, 80 ईयर्स, 80 साल में खंडर हो चुका था, उसको तोड़ के नया बनाया। अब सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकार ने तोड़ के नई बना ली, तो कोई अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा बनाई है। जो भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री निवास है, उसमें मुख्यमंत्री रहेगा, अगले आने वाले 80-100 साल तक रहेगा। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? और सीएजी की रिपोर्ट पे कैसे आप? सीएजी रिपोर्ट मैंने तो देखी नहीं, आपने कहां से देख ली? ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। आप मुझसे क्वेश्चन भी कैसे पूछ सकते हो? सीएजी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, दिखाओ मेरे को, कहाँ है? मेरे पास तो नहीं है रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट छपी है। ऐसे क्या होता है? इससे क्या होता है? प्रधानमंत्री ने खुद बोला, वीरेंद्र सचदेवा ने बोला है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी, मेरे पास तो नहीं आई अभी तक। वो भी विधायक, आप भी विधायक, आप नहीं देख पा रहे हैं। कैसे दिखा सकते हो? वीरेंद्र सचदेवा कौन से विधायक हैं? कहाँ के विधायक हैं? तब बीजेपी के विधायकों ने देखी होगी। किसने दिखा दिया? सदस्य जी नहीं, होगी। मैं इस टाइम सरकार में नहीं हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ आज की डेट में। जो भी ऑडिट रिपोर्ट है सरकार देख सकती है, एमएलए नहीं देख सकता। बीजेपी का सरकार नहीं है, या तो केंद्र सरकार ने बनवाई होगी, दिखाई होगी, उन्हें पता होगा, मैंने नहीं देखी। और जो रिपोर्ट अब तक टेबल नहीं हुई, उसके अंदर क्या लिखा है उसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा गलत कह सकते हैं। वही तो एलजी साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग टेबल ही नहीं होने दिए। वो कह रहे थे कि बार बार विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला, कम से कम सीएजी रिपोर्ट टेबल कर दो। अब तो इलेक्शन का ऐलान भी हो गया, वो टेबल भी नहीं हो पाई। अब देखो क्या है कि एलजी साहब देखो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनको राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए। वो तो ऐसे फ्रंट फुट पे कई बार आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। उनको पता है हमें कि भाई बीजेपी ने इनको अपॉइंट किया, सब कुछ किया है, पर अपॉइंट करने के बाद तो उनको न्यूट्रल हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं, अगर दिल्ली सरकार है तो वो दिल्ली सरकार के एलजी है भाई साहब, बीजेपी के एलजी नहीं है। वो समझना चाहिए उनको, वो बीजेपी के एलजी बन के करते हैं बैटिंग। अरे भाई दिल्ली सरकार के एलजी हो, दिल्ली सरकार के लिए बोलो, दिल्ली सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हो आप? कल को इस देश के राष्ट्रपति देश की सरकार के बारे में खिलाफ बोलना चालू कर दे तो हो ही नहीं सकता। तो एलजी कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कैसे हो रहा है? आपको पूछना चाहिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपको उनसे पूछना चाहिए। सर आप तो कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हो दिल्ली के, दिल्ली सरकार के पार्ट हो आप, दिल्ली सरकार को कैसे वो बुराई कर सकते हो उसकी? आप कर ही नहीं सकते, वो करनी भी नहीं चाहिए। चलिए लास्ट में बढ़ते हैं। आपने 70 में से इस बार कितनी सीटें अपने लिए लेकर के आ रहे हैं? देखो जी, जनता फैसला करेगी। पिछली बार 62 पे आप थे, बहुत बड़ा। मैं तो आपसे एक ही बात कह सकता हूं, जनता पिछली बारी से ज्यादा समर्थन दे रही है। सीटों का आंकड़ा लाभ कर लीजिएगा, पिछली बारी से ज्यादा समर्थन है हमारे को, आम आदमी पार्टी को। उसका एक कारण भी बताया था। जैसे मेरी असेंबली में है, 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट कर लिया इन्होंने। मैं ये सवाल पूछने वाला था कि व्यक्तिगत तौर पर शकूर बस्ती के लिए आप क्या करना चाहते हैं? इसी का बताया था। तो मैं जेल में सोच रहा था यार, देखो काउंसलर भी बीजेपी के यहाँ पर, एमपी साहब वो भी कहते बीजेपी के, मैं जेल में, तो मैदान तो खाली, बैटिंग भी उनको करनी है, बॉलिंग भी उनको करनी है। वो तो मैदान क्या कर रहे होंगे, सब काम करती होंगे उन्होंने। मैं जाऊंगा तो मुझे कोई काम बताएगा ही नहीं, सारे काम हो चुके होंगे, एक भी काम नहीं बचा होगा। आए तो पता लगा एक भी काम नहीं किया। और तो कई लोगों को कमेंट मार दी उन्होंने, सत्येंद्र जैन से करा लेना ना काम। तो जनता कह रही है हम आपसे ही करा लेंगे जी।
मैं आ गया हूँ, क्षेत्र में जितने काम रुके थे सारे काम तेजी से करा रहा हूँ, सारे कराऊंगा। बट उनको जो मौका मिला था उन्होंने गंवा दिया। 2.5 साल में कुछ तो करा देते भाई, इतना सा काम तो करा देते। मैंने अगर इतने काम कराए हैं, तुम इतना तो करा देते। तो कुछ भी नहीं। कहते हम राजनीति से जीत जाते हैं। बीजेपी के क्या कहने हैं, हम तो सिर्फ राजनीति से इलेक्शन जीत सकते हैं। आप राजनीति करते रहिए, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, हम काम करते रहेंगे, हम काम में एक्सपर्ट हैं। काम जारी रहेगा। काम जारी रहेगा, काम करेंगे और काम पे ही वोट मांगेंगे। मैं आखिरी एक बात कहना चाहूँगा, देखो हमारे पास तो कोई हिस्ट्री है नहीं। कोई इस बात के लिए वोट नहीं देगा कि अरविंद केजरीवाल जी के फादर क्या करते हैं, उनका नाम क्या है। कोई इस बात पे वोट नहीं देगा कि मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे। कोई इस बात पे भी वोट नहीं देगा कि मैं गांव में पैदा हुआ था, या आप आर्किटेक्ट का काम करते मैं थे। आर्किटेक्ट था। इस बात को कोई वोट देने वाला नहीं है सर। आम आदमी पार्टी को तो वोट मिलेगा तो सिर्फ इस बात पे मिलेगा कि हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे, और कुछ नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव एनी हिस्ट्री। काम है और काम ही करने आए थे, ना तो हम अपना कैरियर बनाने आए। हमारे पास कोई कैरियर नहीं है, कैरियर छोड़ के आए थे। बिल्कुल, आप तो आपका फर्स्ट अच्छा क्लास कैरियर था। सबका कैरियर अच्छा था आप लोगों का। हमारी पार्टी में जितने भी टॉप लीडरशिप है सबका शानदार कैरियर था। कुछ छोड़ के आए थे, कुछ लेने नहीं आए थे। तो कैरियर बनाना नहीं, या तो ये हो ना कि हमें ये वाला बहुत जरूरी है जी, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। कुछ ही हो जाएगा यार। हम तो जीवन के अंदर ये कभी इच्छा भी नहीं हुई थी पॉलिटिक्स में जाए। इच्छा बस ये थी कि जनता समाज सेवा कैसे कर सकते। भगवान ने रास्ता चुन लिया तो उस पर कर रहे हैं। और ये राजनीति जारी रहेगी। राजनीति कहना थोड़ा सा गाली टाइप लगता है, ऐसा लगता है कि बेजा गाली दे रहे हो। हम अपना काम करें, हम काम करते रहेंगे। क्योंकि राजनीति को ना इन राजनीतिज्ञों ने इतना नीचे कर दिया, डिमीन कर दिया है। किसी को भी कहो ना पॉलिटिक्स कर रहा है तो लगता है यार गाली दे रहा है। हम ना तो पॉलिटिशियन है, ना भगवान से प्रार्थना करूंगा कभी जिंदगी में बने। हमने काम किया है, बस काम ही करते रहें। और काम मैं कहता हूँ, हम ये नहीं पूरे देश के काम हमने करने हैं। हम इतने अच्छे काम कर दें जहाँ जहाँ भी हमें मौका मिले कि बाकी लोग हमें कॉपी कर लें, हमारे देश का भला हो। चलिए, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये थे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन, जो इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि 2025 में भी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।